हेलो, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो है और आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी का पोर्शन, जो कि 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल तक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो आज हम इसमें बात करेंगे आर्टिकल 14 की, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसकी बात करता है। आप देखते हैं क्या कहता है ये। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी स्टेट द्वारा कोई भी व्यक्ति, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें शब्द आ रहा है किसी भी व्यक्ति, ये नागरिक के लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा उसको, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जो ये निकल कर आया है हमारा आर्टिकल 14 में से हमारे दो सेंटेंस निकल के आते हैं। पहला आता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा आता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और ये प्रोफेसर डाइसी, जो इंग्लैंड के प्रोफेसर डाइसी थे, उनके रूल ऑफ लॉ के इक्वल है, ठीक। उनके रूल ऑफ लॉ में उन्होंने तीन बातें कही थी अपने, कि जो उनका रूल ऑफ लॉ है, उनका अपना एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने तीन बातें कही थी। पहली बात थी कि वो विधि की सर्वोच्चता को मान्यता देते थे। दूसरी, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता, इसको मान्यता देते थे। और तीसरी, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। वो इन तीनों बातों पर जोर देते थे। तो इसमें से जो विधि के समक्ष समता है ये उसी के बराबर है, क्लियर। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, विधि का समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और इसका क्या मतलब है? इस पदावली का मतलब यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, चाहे वे विशेषाधिकार हो या दायित्व हो, ठीक। अब दोनों को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर तो हो नहीं सकता, और जितने हर व्यक्ति, चाहे उसकी कोई भी सिचुएशन हो या उसकी कोई भी पोस्ट हो, देश की सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो लॉ के अंडर ही रहेंगे इक्वली, ठीक। अब इसके बाद आती है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना और समान रूप से लागू करना, चाहे वे विशेषाधिकारी हों या दायित्व हों, क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात आती है इसमें मैं आपको पहले कुछ पॉइंट नोट करा देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 में नेचुरल जस्टिस की थ्योरी इसमें आती है, और ये बात कही गई थी मेनका गांधी 1978 के केस में कि अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, क्लियर। मेनका गांधी 1978 में। इसके बाद बात आती है कि एक केस आया था चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1951। उसमें कहा गया था कि जो लीगल पर्सन है, क्या वो लीगल पर्सन व्यक्ति शब्द में आता है? तो इसके लिए केस आया था चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1951 में। इसमें कहा था कि आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति शब्द दिया गया है वो लीगल पर्सन के अंडर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या कहता है? युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि देश के सभी व्यक्तियों पर पूर्णतः समान कानून लागू किए जाए। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्ति में विभेद नहीं करेगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित तरीके से संचालित करने के लिए राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। भाई अगर
कोर्ट को लगता है, वो स्टेट को लगता है कि हाँ ऐसा करना कुछ ज़रूरी है, तो वो विभिन्न वर्गों में, ठीक है, तार्किक आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकता है उसमें। अब बात आती है कि जिस युक्तियुक्त वर्गीकरण की ये बात कर रहे हैं वो कैसे निकला। इसमें केस आया था अमीरुन्निसा वर्सेस महबूब का, 1953 का केस है, और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 14 केवल वर्ग विधान का निषेध करता है, किंतु विधान के प्रयोजनों के लिए, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु शर्त ये है कि वर्गीकरण मनमाना और भ्रामक ना हो तथा युक्तियुक्त आधारों पर आधारित हो। ठीक है, और यही बात कही गई थी R.K. गर्ग वर्सेस भारत संघ में। ये दोनों एक साथ दिए गए थे। R.K. गर्ग वर्सेस भारत संघ का केस 1981 में है। तो मैं अमीरुन्निसा के केस में जो बात कही थी वही इसमें कही गई है कि भाई आर्टिकल 14 में जो केवल वर्ग विधान का निषेध नहीं करता सॉरी, विधान के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन शर्त यह है कि वर्गीकरण मनमाना और भ्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें केस आता है आपका एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा का। वो कहते हैं, इसमें कहा गया था 1981 का केस है ये भी, आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है लेकिन वर्ग विधान का निषेध करता है बशर्ते वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए। वही बात जो अमीरुन्निसा के केस में कही गई थी। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे चले तो बात आती है कि वर्गीकरण कैसा होना चाहिए। युक्तियुक्त तो कह दिया, लेकिन वर्गीकरण होना कैसा चाहिए। तो इसमें केस आया था काठी रेनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, 1952 का केस था, और इसमें उन्होंने 2 कसौटियाँ बताई थी वर्गीकरण की। उन्होंने कहा था वर्गीकरण युक्तियुक्त होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहला, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि तर्क संगत आधार पर स्थापित होना चाहिए। वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए और अंतरक जो हो वो तर्क संगत आधार पर बेस्ड हो, आधारित हो। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक इतना। अब इसमें कुछ केस लॉज आते हैं अलग से, जो मैं आपको बताती हूँ, जो ये डिफाइन करते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। केस आया है इसमें चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1951 का दोबारा। इसमें कहा था एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है जबकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां केवल उसी पर लागू हों। एक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग हो सकता है, कब? जब उस पर विशिष्ट परिस्थितियां लागू हों, उसी पर लागू हों सिर्फ। अब इसके बाद इसमें न्यू डायमेंशन आता है। न्यू डायमेंशन क्या है कि समता का नया आयाम, नैसर्गिक न्याय और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। तो इसमें केस आया था ईपी रोयप्पा का। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु स्टेट का केस था। इसमें कहा था कि युक्तियुक्तता का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 में सदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समानता और मनमाना एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ कोई कार्य मनमाना होगा वहाँ असमानता होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। भाई समानता और मनमानापन ये तो एक दूसरे के एंटी हो ही गए ना। आप दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं कर सकते ना कि किसी के साथ पार्शलिटी भी करो और उसी के साथ आप इक्वालिटी भी दिखाओ, ये तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जहाँ भी कहीं ऐसा होगा वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद यही बात मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में भी रिपीट की गई थी 1978 में। क्लियर? अब आता है इसमें चरणलाल साहू वर्सेस भारत संघ 1990 का केस। ये भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया था कि जो भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट है 1985 का, उसकी विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
इसमें कि राज्य देश का पिता है। ये लाइन आप याद रखना, राज्य देश का पिता है, ये प्री में पूछा गया है कई बार। राज्य देश के पिता के रूप में गैस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर सकता है, मतलब उनकी तरफ से खड़ा हो सकता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। नागरिकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है, और जहां नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, राज्य को अनेक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक रूप से सामने आना चाहिए। ठीक भाई, अगर कोई भी इतनी बड़ी आपदा आती है तो स्टेट को क्या है, स्टेट एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करता है अपने जितने भी उसकी पब्लिक है उसको। फिलहाल इतना कुछ चल रहा है, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हुआ है, तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है हमें, स्टेट ही तो कर रहा है। ठीक है, तो ये उनकी अपनी ड्यूटी है और उनको सामने आना चाहिए इसके लिए। इसके बाद केस आता है आपका लखनऊ विकास प्राधिकारी वर्सेस A.K. गुप्ता 1994 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा कि यदि राज्य द्वारा या उसके किसी सेवक द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने से किसी नागरिक को कोई हानि, कोई नुकसान हुआ है, तो राज्य उसे नुकसानी देने के लिए दायी होगा। लाइबल कौन होगा, राज्य खुद होगा। अगर उसके द्वारा या उसके किसी एम्प्लॉय द्वारा या सर्वेंट द्वारा अगर किसी पर्सन का कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, खुद स्टेट। ठीक है, इसमें ये बात कही थी। फिर इसके बाद आता है आपका गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट IP लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 2004 का केस है ये। इसमें इस मामले में गुटखा और पान मसाला खाने पर रोक लगाई थी, और इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पान मसाला और गुटखा पर रोक ये कहते हुए निस्तारित किया कि महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अर्थात लाइसेंस रद्द किए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त पदार्थ की बिक्री आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जो कि मनमाना है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। ये केस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्री में ये बहुत बार पूछा गया है कि पान मसाला व गुटखा से रिलेटेड कौन सा केस है, तो आपको याद रखना है गोदावत पान मसाला। ठीक है, अब इसमें बात आती है जावेदा वर्सेस हरियाणा राज्य AIR 2003 का केस है। ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा पंचायत राज अधिनियम में 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के लिए सरपंच बनने की निर्योग्यता विधि मान्य एवं संवैधानिक है। इसमें बैन लगाया था कि जिसके 2 से ज़्यादा अधिक बच्चे होंगे वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको निर्योग्य बना दिया था। ठीक, क्लियर। अब इसमें केस लॉस तो बहुत ढेर सारे हैं, इसमें अगर मैं आपको बताती चलूँगी तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, लगभग मोर देन 50 केस लॉज हो जाएंगे। इसमें कुछ आपको खुद भी देखने पड़ेंगे, मैं जो इम्पोर्टेंट है वही केस लॉज आपको बता रही हूँ। इसके अलावा केस आया था धीरेन्द्र चमोली वर्सेस यूपी स्टेट 1986 का केस था। इसमें कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होता है। अब इसमें से यहाँ से प्री में क्वेश्चन निकलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत के बारे में किस केस में बात कही गई है, तो ध्यान रखेंगे आप, धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1986 सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है इसमें मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983 का केस है। ये केस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा IPC में। इसमें क्या करा था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 14 के उल्लंघन में होने के कारण IPC के सेक्शन 303 को अवैध घोषित कर दिया था। क्लियर। IPC के सेक्शन 303 को वॉइड घोषित किया इसमें मिट्ठू सिंह पंजाब राज्य, क्योंकि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा था। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अब बात आती है कि क्या इसका कोई अपवाद भी है, आर्टिकल 14 का कोई एक्सेप्शन है। तो हाँ, आर्टिकल 14 के ये कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि विदेशी राजनयिकों यानी कि फॉरेन डिप्लोमेट्स
शासकों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ UN व उनकी एजेंसीज को भारतीय न्यायालय की सिविल या क्रिमिनल अधिकारिता से मुक्ति प्राप्त है। ठीक। दूसरा, आर्टिकल 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों को अपने दायित्व निभाने के लिए कुछ विशेष उन्मुक्तियां दी गई है, कुछ प्रिविलेजेस दी गए हैं उन्हें। जैसे इन पदों पर आसीन व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान के लिए किए गए कार्य संबंधित निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जब तक वो लोग अपनी पोस्ट पर हैं तब तक आप उनको किसी भी न्यायालय में किसी भी वजह से बुला नहीं सकते। ठीक, ये कुछ प्रिविलेजेस हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को जितने इम्पोर्टेंट मैंने केस लॉज बताए हैं वो सब समझ में आए होंगे, और कुछ और अगर रह गया हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।